हेलो एंड वेलकम। हम पढ़ रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसमें हमने आर्टिकल 25 और 26 पढ़ लिया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कितने आर्टिकल आते हैं? 25, 26, 27, 28। हमें 27 आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल 28 हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर आर्टिकल 31 भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा आर्टिकल 27 से। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपके पास फ्रीडम है कि आप टैक्स नहीं दोगे इसलिए कि गवर्नमेंट उसको यूज करेगा फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ये हर एक पर्सन के लिए फंडामेंटल राइट है। कोई भी पर्सन हो उसका ये फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट है अगेंस्ट स्टेट ही कि कोई इंसान कंट्री के अंदर टैक्स इसलिए नहीं देगा कि वो टैक्स यूज कर रहा है गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ एनी रिलीजन, प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन या सपोर्ट किसी रिलीजन को करने के लिए। ऐसा क्यों सर? अब मुझे एक बात बताओ, फिर गवर्नमेंट कैसे इस्तेमाल करता है लोगों के पैसे रिलीजन में? अगर यहां ये आर्टिकल बोलता है कि लोगों का टैक्स गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी रिलीजन के लिए। अच्छा मुझे ये भी बताओ, ये भी बच्चों के दिमाग में होता है, क्या गवर्नमेंट सारे रिलीजन के लिए टैक्स दे सकता है? समझो इस बात को, आपके दिमाग में हो सकते हैं ये सवाल। गवर्नमेंट नहीं इस्तेमाल कर सकता है टैक्स का पैसा ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये है फंडामेंटल राइट। लेकिन गवर्नमेंट कर सकता है इस्तेमाल आपका पैसा, टैक्स का पैसा ऑन ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स के सपोर्ट में, सारे रिलीजन्स के फेवर में, सारे रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कर सकता है टैक्स का पैसा यूज। ये आर्टिकल बोलता है प्रमोशन ऑफ रिलीजन, मगर इसका मतलब असल में क्या है? फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर सकता, टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट को टैक्स के पैसे इस्तेमाल करने हैं ना, तो हर एक रिलीजन पे करने चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे नहीं। हां गवर्नमेंट भी यूज कर सकता है, मगर हर रिलीजन पे जब वो पैसा यूज करेगा टैक्स का। एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अगर गवर्नमेंट आपका टैक्स इस्तेमाल कर रहा है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाइए। आर्टिकल 27 का वायलेशन हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट, और स्टेट के खिलाफ आप जाओगे, बोलोगे कि भाई स्टेट हमारा पैसा तो यूज कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट या स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया है सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या? इंडिया किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा, एनी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता सपोर्ट एनी रिलीजन को। हाँ 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 हाँ, फेवर कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, अपहोल्ड कर सकता है तमाम रिलीजन्स को। तमाम रिलीजन्स के फेवर में गवर्नमेंट कुछ बोल सकता है। लेकिन अब आप बोलोगे सर उस स्टेट में ये हुआ था, उस केस में ये हुआ। गवर्नमेंट करता है कभी, वो गवर्नमेंट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर गवर्नमेंट किसी जगह पैसे इस्तेमाल करेगा, कोई फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मॉस्क बनाने के लिए या टेम्पल सिर्फ बनाने के लिए, नहीं भाई, पैसे अगर करने हैं टैक्स के यूज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के टैक्स के पैसे होते हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रिलीजन्स पे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो आप वायलेशन कर रहे हो आर्टिकल 27 का, एक इंसान का, जो एक पर्सन का, जो कंट्री में रहता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप जो फी दे रहे हो, कभी आप फी भर रहे हो, हाँ भाई हमें जाना है, ये पिलग्रिम पे जाना है, हज पे जाना है, हमें जाना है, किसी जगह जाना है, तो आप मुझे बताइए गवर्नमेंट वहां पे आपका फी लेता है और गवर्नमेंट फिर आगे आपको ही फैसिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देता है, बीच में मतलब आप कोई प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट हैंडल करता है। मकसद की बात क्या है कि टैक्स आपका यूज नहीं किया जाएगा, आपका फी यूज किया जाएगा फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फी इस्तेमाल किया जाएगा, गवर्नमेंट फी इस्तेमाल कर सकता है फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन।
टैक्स इस्तेमाल नहीं कर सकता फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फ़ी और टैक्स में काफ़ी डिफरेंस है। टैक्स इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी रिलीजन के लिए। फ़ी अगर किसी रिलीजियस बंदे ने दिया हुआ है, हाँ भाई हमें फैसिलिटी चाहिए, सिक्योरिटीज़ चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो उस केस में गवर्नमेंट वो पैसा, वो फ़ी यूज़ कर सकता है फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जिस रिलीजियस ग्रुप ने वो पैसे दिए हैं अपने रिलीजन के फैसिलिटीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस रिलीजन पे गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकता है फ़ी, लेकिन टैक्स तो इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता। ये लाइन ही ऊपर बोलती है टैक्स इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। हाँ, सारे रिलीजन्स को गवर्नमेंट टैक्स यूज कर सकता है, लेकिन सारे रिलीजन्स के लिए। डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता रिलीजन्स के दरमियान। पैसे देने हैं टैक्स के तो सबको देने होंगे। आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि एक इंसान का यह राइट है अगेंस्ट स्टेट। क्या है कि एक इंसान के पास फ्रीडम है कि वो अटेंड कर सकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यहां पे स्टेट के बदले आप प्राइवेट भी लिखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है इस बारे में, मैं बताऊंगा। आप यहां पे आप स्टेट प्लस प्राइवेट लिखेंगे, याद रखना। किसी भी पर्सन को की फ्रीडम है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड कर सकता है। अब मैं एक बात आपको समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, ऐसे समझ ही नहीं आएगा आपको किसी बुक से। देखो, ये आर्टिकल फ्रीडम दे रहा है एक्चुअल में दो एंटिटीज को। एक है इंसान, एनी पर्सन, दूसरा है ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा। कौन सा? रिलीजियस वाला। समझना इस बात को, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ग्रुप ऑफ पीपल, या किसी ने डाला जिसका ये इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए भी कुछ फ्रीडम्स होते हैं। और जो इंसान इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ेगा उसके पास भी कुछ फ्रीडम्स है, दोनों के पास फ्रीडम्स है। ये आर्टिकल एक्चुअल में एक इंसान का फ्रीडम भी बोलता है और ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में भी बोलता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, पाठशाला होता है, मदरसा होता है, उनके बारे में भी बोलता है कि उनको भी कुछ फ्रीडम है। हाँ, एक बच्चे के बारे में भी बोलता है कि उसके पास भी कुछ फ्रीडम है जो स्कूल्स में पढ़ता है। तो ये फ्रीडम टू फोल्ड है। बच्चे की फ्रीडम भी जो स्कूल में पढ़ता है, किस स्कूल में? रिलीजियस स्कूल में या किसी भी स्कूल में, बताऊंगा मैं आपको, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है। और रिलीजियस ग्रुप्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, उनके पास भी कुछ फ्रीडम है। देखो भाई क्या फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करने की फ्रीडम टू फोल्ड है। बताऊंगा, दो चीजें हैं इसमें। पहले हम जानेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है। देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 4 कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें स्टेट मतलब गवर्नमेंट होली मेंटेन करता है। मेंटेन होली का मतलब गवर्नमेंट फंड भी करता है, पैसे भी देता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाता है और पैसे भी देता है। सारी काम गवर्नमेंट करेगा। होली मेंटेन बाय स्टेट। और अगर कोई मतलब गवर्नमेंट स्कूल, भाई गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी समझ आया अपना आपको? ओके। और अगर गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, याद रखना वहां पे कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है उस इंस्टीट्यूट के पास, उस स्कूल के पास, उस कॉलेज के पास, उस यूनिवर्सिटी के पास कि वो अपने स्कूल में रिलीजियस टीचिंग्स दे दे। उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, रिलीजियस टीचिंग्स प्रोवाइड करे। नो रिलीजियस टीचिंग। अगर गवर्नमेंट का स्कूल में आप कभी देखते हो ना, गवर्नमेंट स्कूल में, और ये बहुत बार वायलेट होता है ये आर्टिकल। अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आप देखते हो ना कि गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजियस टीचिंग हो रही है, तो आप बोल सकते हो कि फंडामेंटल राइट इन बच्चों का वायलेट होता है। फंडामेंटल राइट ये गवर्नमेंट स्कूल वायलेट करता है, ये स्टेट का स्कूल फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, तो जाइए आप स्टेट के खिलाफ। हाँ भाई, ये कैसे दे रहा है टीचिंग? अच्छा, दूसरा इंस्टीट्यूशन क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दूसरा फंडेड बाय स्टेट, जिसको स्टेट फंड करता है। चलाता है उसको कौन?
रिलीजियस माइनॉरिटी या रिलीजियस पीपल या जो भी जिनका भी रिलीजन है कोई, मगर फंडेड बाय स्टेट। मतलब ऐसा आप समझो कि कोई इंस्टीट्यूट आपने डाला कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए, फॉर एग्जांपल गुरुद्वारा टाइप आपने कुछ खोल दिया फॉर एग्जांपल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए सिक्स को, तो लेकिन फंडिंग स्टेट करेगा। पैसे उस स्कूल को, उस इंस्टीट्यूशन को डालने के लिए पैसे कौन देगा? स्टेट देगा, फंडेड बाय स्टेट। तो याद रखना उस केस में परमिटेड है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दीजिए, मगर वॉलंटरी है। परमिटेड है और वॉलंटरी है, आप तक है। आप देना चाहते हो तो दे दीजिए, वहां पे आप कीजिए तो नहीं कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्कूल खोला और मैंने बोला स्कूल में हम क्या काम करेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स इसमें हैं, सारे हैं, तो हम इसमें कुरान पढ़ाएंगे, तो वो परमिटेड है। अगर मैंने स्कूल खोला, बस पैसे स्टेट ने दिए, फंड तो स्टेट ने दिया, एड तो स्टेट ने दिया, लेकिन स्कूल चलाता मैं प्राइवेट बंदा हूं, मैं स्कूल चलाता हूं। हाँ, उस केस में मैं बोल सकता हूं कि हाँ मेरे मतलब मुझे फंडामेंटल राइट है कि मैं कुरान की इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूं स्कूल में। लेकिन याद रखना, अगर मैं वो इंस्ट्रक्शंस दूंगा ना स्कूल में कुरान की, जिसको सिर्फ फंड किया है स्टेट ने, चलाता लेकिन प्राइवेट बंदा है, मैं चलाता हूं, उस केस में अगर मैं कुरान की वहां पे इंस्ट्रक्शंस देता हूं, अगर मैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देता हूं, उस केस में मुझे उन स्टूडेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी, उनका कंसेंट चाहिए। वो छोटे हैं, माइनर है, बच्चे हैं, तो उनके गार्डियन का कंसेंट चाहिए, उनके पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए, उनके पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हाँ भाई, आप दीजिए रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। और अगर कोई बच्चा बोले नहीं, मैं तो नहीं पढ़ना चाहता कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो उसके ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता है। नहीं तो वो बच्चा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोलने के भाई ये मसला हुआ, वो मसला हुआ। समझ आ रहा है? ओके। अब थर्ड भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको रिकॉग्नाइजेशन बाय स्टेट है। अब मुझे एक बात बोलो, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट पता है कौन कौन से है? जैसे प्राइवेट स्कूल्स, वो भी रिकॉग्निशन लाते हैं ना। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनको एफिलिएशन होती है ना यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जब मिले, जब स्टेट की रिकॉग्निशन मिली किसी स्टेट को, या आप बोल सकते हो ये गवर्नमेंट स्कूल्स है, ये प्राइवेट स्कूल्स है, तो जब रिकॉग्नाइजेशन स्टेट की मिले, बाकी सब कुछ के लिए, उन प्राइवेट स्कूल्स में भी परमिटेड है, कर सकते हो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। वॉलंटरी, आपकी मर्जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन वहां पे भी ये दो केस में, वहां पे भी जो आपके इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं ना, जो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं ना, जिसका स्टेट रिकॉग्नाइजेशन है, बच्चे पढ़ते हैं ना, वहां पे पेरेंट्स की या स्टूडेंट्स की कंसेंट चाहिए। हाँ भाई, अगर वो स्टूडेंट बोले नहीं हमको गीता नहीं पढ़नी, फॉर एग्जाम्पल वहां पे प्राइवेट स्कूल में गीता पढ़ाई जा रही है प्रेयर पे या कहीं पे भी, और बच्चे बोले नहीं हमको नहीं पढ़ना, तो आप फोर्स नहीं कर सकते उनको। उसके बाद है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे आप फोर्स कर सकते हो बच्चों को, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे आप कोई मतलब ऐसा केस नहीं है कि फोर्स नहीं कर सकते, आप फोर्स कर सकते हो। ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको पैसे देता है रिलीजियस एंडोमेंट या ट्रस्ट। पैसे फंड कौन करता है, पैसे कौन निकालता है जेब से? रिलीजियस एंडोमेंट या ट्रस्ट। और रिकॉग्नाइजेशन स्टेट की नहीं है, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, उनने बस फॉर एग्जांपल मैं हूं प्राइवेट, मैंने ट्रस्ट खोला, एंडोमेंट खोला, ट्रस्ट खोला, और ट्रस्ट से हमें पैसे मिले और मैंने फंड किया और स्कूल को बनाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाया। अब इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैंने नाम रखा, चलो मदरसा है, ये मदरसा, कोई रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं, बस फंड किया मैंने, पैसे निकाले मैंने, और मैंने इस मदरसा को नाम रखा, मैंने बोला कुछ, चलो ये मदरसा है। मैंने बोला यहां पे सिर्फ मुस्लिम्स पढ़ेंगे और यहां पे उनको कुरान पढ़ना है, अब कुरान पढ़ना है। अब फंडेड बाय रिलीजियस एंडोमेंट ट्रस्ट, मतलब परमिटेड है वहां पे कि वो कैसे भी चला सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वो दे सकते हैं अपने स्कूल को, परमिटेड है 100%। लेकिन उस केस में सर क्या, जो बच्चा नहीं बोलेगा मैं पढ़ूं, तो उसको छोड़ दिया जाएगा क्या? ना, फोर्स भी आप कर सकते हो। बच्चा बोलेगा मुझे नहीं पढ़ना कुरान, तो आप उसको बोलो जाओ भाई निकलो यहां से, स्कूल से, आपके पास वो अथॉरिटी है।
तो जब पैसे निकालता है प्राइवेट इंसान, उस केस में परमिटेड तो है, वो इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस चलाता है। देखो इस प्राइवेट बंदे के, इस प्राइवेट ट्रस्ट की भी कुछ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? कि वो अटेंड करा सकता है अपने इंस्ट्रक्शंस वहां पे अपने मर्जी से, और वो फोर्स भी कर सकता है। किन दो कंडीशंस में एक इंसान के पास फ्रीडम होती है कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना करे? इस कंडीशन में और इस कंडीशन में। किस कंडीशन में? दिया ही नहीं जाएगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल भी नहीं अलाउड है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट। किस स्कूल में, किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप फोर्स कर सकते हो स्टूडेंट्स या गार्डियंस को, हां भाई इनको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो निकलो इस इंस्टीट्यूशन से, निकलो कॉलेज से। जब फंड करेगा रिलीजियस एंडोमेंट या ट्रस्ट, जब खुद से फंड करेगा। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है ये। आर्टिकल 29 और 30 बात करता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, मगर ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एजुकेशनल राइट देखा था आर्टिकल 21A, वो सिर्फ माइनॉरिटीज का नहीं था, वो सबका था, सबका था वो, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटी, एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये दोनों के दोनों राइट्स माइनॉरिटीज के बारे में बात करते हैं। ये कल्चर के बारे में बात करेगा, ये एजुकेशन के बारे में बात करेगा, मगर माइनॉरिटीज के। अब यहां पे समझो आप कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30 जो है ये माइनॉरिटीज के लिए है। माइनॉरिटीज का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, माइनॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। और अच्छा मुझे एक बात बोलो, कश्मीर में माइनॉरिटीज कौन है पता है? हिंदूज है वहां पे माइनॉरिटीज, सिख्स है वहां पे माइनॉरिटीज, डोगरी बोलने वाले हैं वहां पे माइनॉरिटीज, वहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम है। आप बोलोगे सर मुस्लिम तो माइनॉरिटीज है। हां, कंट्री वाइज है, स्टेट वाइज नहीं। समझो इस बात को, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनको पता ही नहीं माइनॉरिटी क्या है। समझते हैं भाई मुस्लिम माइनॉरिटी है और हिंदू मेजॉरिटी है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, हिंदूज भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट एंड डिपेंड करेगा कंट्री वाइज, दोनों के दोनों केसेस लिए जाएंगे। अच्छा सर, माइनॉरिटीज का डेफिनेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ भाई माइनॉरिटीज कंट्री में देखा जाएगा, रिलीजन पे और लैंग्वेज पे कौन से छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो है माइनॉरिटीज। वो सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी वो पता है, आपने फॉर्म भी भरा होगा माइनॉरिटीज कौन कौन है। जब भी सेंटर का फॉर्म निकलता है उसमें माइनॉरिटीज को कुछ होते हैं ना एग्जेप्शंस, आप इतना ही फाइन दोगे, इतना ही फीस दोगे आप, तो ये तो पता है आपको कंट्री वाइज कौन है माइनॉरिटी। याद रखना, कंट्री में जिसकी लैंग्वेज और रिलीजन कम है, कम ग्रुप ऑफ पीपल वो लैंग्वेज और रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, वो है माइनॉरिटीज। कंट्री में हिंदूज के बगैर सिख्स, मुस्लिम्स, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, बाकी सारे माइनॉरिटी है, हिंदूज मेजॉरिटी है। समझो इस बात को, लैंग्वेज के बेसिस पे हिंदी बोलने वाले मेजॉरिटी है, बाकी माइनॉरिटी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे इससे अच्छा समझ नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट लेवल भी होगा भाई, स्टेट लेवल भी होगा, स्टेट में भी देखा जाएगा ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन माइनॉरिटी कौन है। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, कम लोग होंगे ऐसे जो फॉर एग्जाम्पल डोगरी बोले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे नहीं पूरा पता, लेकिन डोगरी बोलने वाले होंगे कम लोग फॉर एग्जाम्पल, तो डोगरी आएगी माइनॉरिटी में, वो लोग आएंगे माइनॉरिटी में, ये राइट्स उनको है। बहुत बार ऐसे परेशान होते हैं जब मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूं ना, बहुत बार जब मैं उनको सवाल पूछता हूं तो उनके दिमाग में होता है बस मुस्लिम से माइनॉरिटीज, उनको होता है बस हिंदूज तो है ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है भाई, पूरी तरह आप पढ़ो ना किताब, टेंशन मत ले लो आप, सारे माइनॉरिटी है। जिस जिस एरिया में कम लोग हैं वो माइनॉरिटी है। कश्मीर में फॉर एग्जांपल हिंदूज कम है, कश्मीर अगर अलग होगा तो फॉर एग्जांपल अलग माना जाएगा तो उसमें हिंदूज माइनॉरिटी हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर टोटल हम बात करें लद्दाख वद्दाख को लेके भी, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, अगर उसमें बुद्धिज्म कम है तो बुद्धिज्म माइनॉरिटी है, स्टेट लेवल पे देखा जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज और रिलीजन,
देखो स्टेट लेवल पे देखा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली कवर हो गया, ठीक है ना, पूरे स्टेट में जब देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टेट देखा जाएगा, फॉर एग्जांपल JNK में देखे गए हिंदूज कम है तो हिंदूज आएंगे JNK में माइनॉरिटी, मुस्लिम्स आएंगे JNK में मेजॉरिटी। अब ये तो ठीक है, लैंग्वेज एंड रिलीजन पे ही देखा जाएगा माइनॉरिटीज को, ये तो ठीक है। अब इन्हीं माइनॉरिटीज के पास कुछ राइट्स हैं और एरिया वाइज माइनॉरिटी देखी जाएगी, और ये सिटीजन के पास राइट है खासकर माइनॉरिटीज के, और ये स्टेट के खिलाफ ही ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि स्टेट माइनॉरिटीज के हक नहीं छीनेगा। क्या हक नहीं छीनेगा? आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज पता है क्या होता है? मेनली कल्चर। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मेनली कल्चर ही है, कंजर्व करना। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज में क्या है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो माइनॉरिटी हैं, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो माइनॉरिटी हैं वो कंजर्व कर सकते हैं। क्या? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज अपना, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट अपना, डिस्टिंक्ट कल्चर अपना, उसी को बोलते हैं अपने इंटरेस्ट्स को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो, अब यहां पे कोर्ट ने ये भी बोला है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का मतलब असल में ये माइनॉरिटी नहीं बोल सकते आपकी लैंग्वेज रिलीजन, हर एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जिनका कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या डिस्टिंक्ट रिलीजन है और वो किसी स्टेट में रह रहे हैं और वो आर्टिकल 29 के हिसाब से कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपना लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट, अपना कल्चर। और याद रखना ये तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का था। एक सिटीजन के पास भी राइट्स है। मान लो कोई माइनॉरिटी वाला बंदा है, एक माइनॉरिटी वाला बंदा है अकेला, फॉर एग्जांपल, उसको डिनाई कर रहे हैं एडमिशन इन स्टेट्स उसको डिनाई कर रहे हैं एडमिशन इन स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट चला रहा है, जो गवर्नमेंट चला रहा है, जो ये स्टेट चला रहा है, स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये वाला स्टेट वो स्टेट नहीं है, स्टेट लेवल, ये स्टेट लेवल अलग है, जो अलग अलग स्टेट्स हैं। ये स्टेट यहां पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट, आर्टिकल 12 याद रखा, ये स्टेट लेवल है। कितने स्टेट्स है टोटल इंडिया में? ये वो है स्टेट, ये स्टेट आर्टिकल 12 है जिसमें गवर्नमेंट की बात होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, बाकी चीज़ें। तो ये स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, हाँ माइनॉरिटी एजुकेशन, ये स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है, या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, स्टेट की। ओके, किसी भी सिटीजन को आप डिनाई नहीं कर सकते वहां पे एडमिशन, कहां पे? स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कि वो माइनॉरिटी वाला बंदा है तो माइनॉरिटी को के पास ये राइट्स है, वो किसी भी स्कूल में जा सकता है। लेकिन अगर वो स्कूल स्टेट वाला हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट उसको बोल सकता है, ये स्टेट के लिए ही ना, ये स्टेट के अगेंस्ट है। अच्छा, अगर प्राइवेट आपको रोके तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, आप फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आप लीगल राइट में जा सकते हो भाई, मेरा डिनाई कैसे हुआ एडमिशन, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, याद रखना सिटीजन का डिनाई नहीं हो सकता एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, लेकिन सेक्स नहीं है इसमें, सेक्स नहीं है, आर्टिकल 29 सेक्स नहीं बोलता। नहीं तो वुमेन्स के लिए आप अगर आप मैन हो आप जा सकते हो वुमेन्स कॉलेज। आप बोलोगे अरे मैं लड़का हूं तो क्या हुआ, मुझे भी वुमेन्स कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलना चाहिए। ये तो राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है भाई। आर्टिकल 29 बोलता है ये 4 ग्राउंड्स, रिलीजन पे आपको डिनाई नहीं किया जाएगा, रेस पे नहीं, कास्ट पे नहीं, लैंग्वेज पे नहीं, सेक्स पे आपको डिनाई कर सकते हैं भाई। ये वुमेन्स कॉलेज है, ये आप जाओ बॉयज कॉलेज में जाइए। तो माइनॉरिटी सिटीजन्स के पास भी ये राइट्स है और ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के पास राइट्स है, वो प्रोटेक्ट करते हैं अपना। लेकिन माइनॉरिटी सिटीजन जो है उसको भी नहीं कोई रोक सकता कि ये बोल के तू माइनॉरिटी है, तू रिलीजन में आता है, माइनॉरिटी रिलीजन में, तू माइनॉरिटी लैंग्वेज में आता है, तू तेरी रेस ये है, तेरा कास्ट वो है। आर्टिकल 30 क्या है? स्टेट के खिलाफ है, एनी सिटीजन का ये राइट है। ये क्या बोलता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी वाले जो भी हैं, कौन है माइनॉरिटी वाले? लैंग्वेज पे और खासकर रिलीजन पे किसी भी स्टेट में कम लोग, वो अपना एस्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी चला सकते हैं। किसका? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन याद रखना माइनॉरिटी वाले के पास ये जबरदस्त राइट है, बहुत खूबसूरत राइट है ये शायद मैंने एक बार बोला भी है।
आपको पता है ना, जब एडमिशन होता है किसी इंस्टीट्यूशन में तो रिजर्वेशन रखनी पड़ती है। ओबीसी कोटा इतना आएगा, एससी कोटा इतना आएगा, एसटी कोटा इतना आएगा। जब आप जॉब्स के लिए जाते हो वहाँ पे भी होता है। जब आप पढ़ने जाते हो, एमबीबीएस करने जाते हो या इंजीनियरिंग करने जाते हो, वहाँ पे कोटा होता है इनका सिलेक्शन का। माइनॉरिटी एजुकेशन में कोई भी सिलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है। कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल गया, माइनॉरिटी ने वो खोला, किसी एरिया में कोई लोग कम है, किसी एरिया में फॉर एग्जांपल हिंदूज कम है, उन्होंने बोला ये पाठशाला है हमारा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हिंदूज का ही है, ठीक है ना। चलो पाठशाला छोड़ो, उन्होंने ये सॉरी पाठशाला ही बोलते हैं शायद, मुझे पूरा नहीं पता मुझे, चलो मुस्लिम्स बोलते हैं मदरसा, मदरसे को भी अभी आप साइड में छोड़ो। किसी एरिया में मुस्लिम्स कम है, उन्होंने इंस्टीट्यूशन खोला, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में उनके पास ये राइट है कि वो बोलेंगे हम ओबीसी, एसटी, एससी में रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एससी, एसटी, ओबीसी का कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं होता भाई। हाँ, अगर आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आपको स्टेट प्रॉपर्टी ले सकता है। स्टेट कैन टेक ओवर प्रॉपर्टी मगर इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर उसको लगे पब्लिक का प्रॉब्लम हो रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के, पब्लिक के लिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे बाजार में ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे बच्चों का चलना ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है भाई। पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी आपकी ले सकता है स्टेट। आर्टिकल 31 क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। और आर्टिकल 19(1)(f) ये भी मैंने आपको बताया, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ये एक इंसान के राइट्स है, दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों डिलीट हुए हैं और एक ही अमेंडमेंट से डिलीट हुए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्यों डिलीट हुए? क्योंकि स्टेट जो है वो पब्लिक पर्पज के लिए ले सकता था ये प्रॉपर्टी। आपके पास क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। आप एक्वायर करो, होल्ड करो, डिस्पोज करो प्रॉपर्टी, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, कोई नहीं छीनेगा आपसे, लेकिन स्टेट छीन सकता था। आर्टिकल बोलता था स्टेट किसी कंडीशन में छीन सकता है, और स्टेट कब छीनेगा? पब्लिक पर्पस के लिए। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी स्टेट यूज करेगा फॉर पब्लिक पर्पस तो आपकी प्रॉपर्टी वो छीन सकता था, तो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता था। आप जाते थे सुप्रीम कोर्ट और स्टेट की लड़ाई होती थी बार बार। अरे बहुत बार कन्फ्लिक्ट हो गया है स्टेट का और सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को आपस में बहुत बार ये कन्फ्लिक्ट्स हुए, और स्टेट ने फिर चेंजेस लाए, अमेंडमेंट्स लाए बहुत ज्यादा। चलो समझाऊंगा मैं आपको। देखो, स्टेट ले सकता है आपकी प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए, लेकिन स्टेट आपको पैसा देगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर्टी ले ली कोई सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, भाई आपको पैसा दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा स्टेट। और आप चाहते नहीं कंपनसेशन, आप चाहते नहीं उसको बेचना, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। स्टेट और सुप्रीम कोर्ट की आपस में टक्कर होती थी ड्यू टू आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f). बहुत बार टक्कर होती थी। टक्कर होते होते स्टेट ने ये बनाया आर्टिकल 31A, 31A, 31B, 31C बनाए, और फिर स्टेट ने बाद में क्या किया? इस आर्टिकल को ही रिमूव किया, जो ये दोनों आर्टिकल थे राइट टू प्रॉपर्टी के लिए। किस अमेंडमेंट से? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से डिलीट हुए। कौन कौन? आर्टिकल 31 और ये डिलीट हुए। कहाँ से? पार्ट 3 में। कहाँ पे ये डाले गए? ये पार्ट 12 में डाले गए। कहाँ से डिलीट हुए? फंडामेंटल राइट्स में। कहाँ पे डाले गए? लीगल राइट्स में। कौन से आर्टिकल से डिलीट हुए? आर्टिकल 31, आर्टिकल 19(1)(f). कहाँ पे डाले गए? आर्टिकल, एक ही आर्टिकल में, आर्टिकल 300A, और उस आर्टिकल में क्या लिखा गया? राइट टू प्रॉपर्टी। तो इतना समझो, इस अमेंडमेंट ने बहुत काम किया। एक तो इस वाले आर्टिकल और इस वाले आर्टिकल को डिलीट किया, और इस वाले आर्टिकल को ऐड किया, और इस वाले आर्टिकल के अंदर जो कि पार्ट 12 में आता है लिखा गया राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा सर, आज क्या है राइट टू प्रॉपर्टी? आज क्या है? फंडामेंटल राइट है कि लीगल राइट है? आज है फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 आज है राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट। लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, मगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर भी नहीं आता, मतलब कि इसमें इजीली अमेंडमेंट हो सकती है। ये आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता, इसमें अभी भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है। लीगल राइट्स में भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है, और कर सकता है वो आउटसाइड आर्टिकल 386 जो कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। ठीक है, अब ये तो ठीक हुआ। अब हमें लास्ट में पढ़ना है। अब बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है लास्ट वाला, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है। कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और रिट्स, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब कल आएगा इसका फाइनल लेक्चर। उस फाइनल लेक्चर में
मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में, और थोड़े छोटे छोटे 2-3 आर्टिकल है उनके बारे में। तो कल हम इसको एंड करेंगे, और बस फिर बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।